हाय एवरीवन। तो अगर रीनीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जहां से हम क्वेश्चन करते हैं तो वो कभी कभी तो सही हो जाते हैं और ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि वो सही ही होते हैं दो चार बार, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम करते हो तो वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि वहां से आप कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लर्न करते हो। तो उस कॉन्सेप्ट को ही आज मैं समझाऊंगी और उस कॉन्सेप्ट पे बेस में आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी आपको इस इमेज से समझ में आ रहा होगा कि मैं आज स्पेशली जो चैप्टर का क्वेश्चन कराऊंगी वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बच्चों का बहुत ज्यादा इशू आता है, कभी उनसे सॉल्व हो जाता है, कभी वही क्वेश्चन जो वो सॉल्व किए होते हैं वो गलत हो जाता है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे होते हो, ठीक है। मैंने क्या देखा है, जब भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन के, तो बच्चे के दिमाग में बैकग्राउंड में जैसे वो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता है ना, तो उसके दिमाग में एनाफेज वन, एनाफेज टू, मेटाफेज वन, मेटाफेज टू, बहुत सारी चीजें एक साथ रैंडमली क्या होती हैं, चलने लगती हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी हर बार होती है। लेकिन आप नीट रीनीट का एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें ऑब्वियसली 22 लाख बच्चा है, ठीक है। तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं, अगर आप सोचने का टाइम बचाते हो तो आप उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने ये ट्रिक बनाई है और इसी ट्रिक से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, 100% सही होगा क्वेश्चन। तो देखो, माइटोसिस जो कि एक डिप्लॉयड सेल में होता है, कभी कभी हेप्लॉयड भी होता है, लेकिन हेप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होगी तो हमें जो हमारा रिजल्टेंट सेल मिलता है वो हेप्लॉयड ही मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ देती हूँ आप लोगों के लिए, वो कौन से हेप्लॉयड सेल है, ठीक है, जिसके अंदर माइटोसिस से गैमीट का फॉर्मेशन होता है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और चलो अभी हम इसको सीखते हैं। तो मतलब कि ये एक इक्वेशनल डिवीजन होगा। यूजुअली एक डिप्लॉयड सेल के अंदर ही माइटोसिस होता है, लेकिन अगर हेप्लॉयड के अंदर भी हो रहा है तो हमें जो हमारा रिजल्टेंट सेल होगा वो हेप्लॉयड मिलेगा, इसलिए हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब जब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करते हैं तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज आता है, ठीक है। तो जब हम माइटोसिस अगर एक डिप्लॉयड सेल रैंडमली बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं तो वो डिप्लॉयड के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है उसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब वो एस फेज कंप्लीट कर लेता है तो भी क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव नहीं आता, लेकिन अगर हम डीएनए का अमाउंट देखें तो ये 2C से बढ़ के कितना हो जाता है, 4C। ऐसा क्यों होता है भाई, यहाँ पे जरा आपको समझना होगा। मान लो ये एक हमारे पास डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब जब ये जीवन जब ये एस फेज में जाता है तो आपको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पता है, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और ये दोनों अलग हुए स्ट्रैंड दो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराते हैं। तो आप सोचोगे यार मैम इसको हम 4C दिख तो रहा है लेकिन ये तो अलग अलग हो गए, तो क्या हम एक को 2C एक को 2C बोल सकते? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। हम 4C ही बोलते हैं क्योंकि दो से यहाँ पे चार डीएनए की स्ट्रैंड हो गई, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर की सिंथेसिस होती है और ये इसको होल्ड कर लेता है। तो क्रोमोसोम्स बेसिकली आपको अपीयर्स टू डबल होते बट वो डबल नहीं होते, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे जब क्रोमोसोम अगर बनता तो क्रोमैटिड का एक आर्म होता बट यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो आर्म। तो आई होप क्लियर है कि जीवन के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं एस फेज में भी, बट डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो जाता है। जो चीजें आपकी एस फेज में रहेंगी सेम चीज G2 में फॉरवर्ड हो जाएगी। जब माइटोसिस होता है तो ये तो आइडेंटिकल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो जैसा होगा ठीक वैसा ही हमारा क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 2n, लेकिन डीएनए का अमाउंट वापस से क्या हो जाएगा, 2C। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ से अगर हमारे पास दो सेल बनता है तो एक के अंदर हमारा 2C कंटेंट चला गया और दूसरे के अंदर 2C, और हमारे सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। तो इस टेबल को आप याद करके रखना। अब हम आते हैं मियोसिस पे, जहां पे क्वेश्चंस ज्यादा गलत होते हैं, ठीक है, क्योंकि मियोसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैंने इसका भी एक टेबल बनाया। आपको पता है मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में ही होता है, डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल में, और हमारा रिजल्टेंट सेल हेप्लॉयड बनता है, ठीक है। अब आती है मियोसिस वन और मियोसिस टू की बात। मियोसिस टू को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि प्रोसेस हमारा शुरू तो होता है एक डिप्लॉयड सेल पे, लेकिन जैसे ही मियोसिस वन कंप्लीट होता है हमारा सेल कैसा हो जाता है, हैप्लॉयड हो जाता है, राइट। और मियोसिस टू हैप्लॉयड सेल पे शुरू होता है और हमारा रिजल्टेंट सेल भी हैप्लॉयड ही रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। जब प्रोसेस एक डिप्लॉयड सेल में होगा, ठीक है, तो क्रोमोसोम का अमाउंट हम 2n बोलेंगे नंबर्स, एंड डीएनए का अमाउंट 2C। अब जब एस फेज होता है तो ये 4C हो जाएगा
और यहाँ पे बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहने वाला है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। G2 में सेम चीजें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, अगर पूछता है तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब जब मियोसिस 1 होता है तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, यही रीजन है कि हमने मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोला है, मियोसिस 1 को हमने रिडक्शनल डिवीजन बोला है। आ रही बात समझ में? क्योंकि आप जरा समझना कि जब हमारा मियोसिस 1 पूरा होता है तो ये जो मम्मी और पापा के जो क्रोमोसोम होते हैं ना, टोटल 46, ठीक है, 23 एक सेल में चला जाता है और 23 एक सेल में, तो भाई 46 से 23 हो गया, राइट? तो क्रोमोसोम का नंबर हो गया आधा, तो इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्वियसली डीएनए का अमाउंट भी आधा हो जाएगा, तो इसे हम 2c से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हेप्लॉइड सेल के ऊपर प्रोसेस शुरू हो रहा है मियोसिस 2 का, और मियोसिस 2 जब कंप्लीट हो रहा है मतलब साइटोकाइनेसिस हो रही, तो हमारे पास हेप्लॉइड सेल ही रह रहा है। और यहाँ पे जो डीएनए जो हमारा डीएनए गया ना, उसकी जो दो स्ट्रैंड है वो दोनों यहाँ से सेपरेट हो जाएगी कुछ इस तरह से, तो एक सेल के अंदर सी और एक सेल के अंदर सी। तो लेट्स से अगर हम ह्यूमन की बात करें तो अगर 46 पीजी है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 92, ठीक है, वापस से 46 हो जाएगा और लास्ट में आके ये कितना हो जाएगा 23 पीजी, ठीक है। ये मैंने आपको एक टेबल समझा दिया, इस टेबल को नोट डाउन कर लेना। अब तुम सोच रहे हो मैम ये कॉन्सेप्ट तो आपने अपने लिए बनाया, हमारे लिए कैसे यूजफुल है, तो चलो मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट पे ही करेंगे, ठीक है। तो अब जब ऐसे सवाल आएंगे ना तो तुम्हें मन में वो पूरी कहानी नहीं सोचनी पड़ेगी कि मेटाफेज 1 में क्या हुआ, एनाफेज 1 में क्या हुआ, टेलोफेज 1 में क्या हुआ, मेटाफेज 2 में क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं सोचना होगा। ये टेबल अगर आपके दिमाग में रहता है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ पॉलन ग्रेन इफ इट्स मदर सेल हैज 32 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन G2 फेज, ठीक है। दिमाग में पूरा उल्टा मत, रिवर्स मत सोचना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आपको क्या सोचना है कि 32 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन G2 फेज बोल रहा है, G2 फेज बोल रहा है, आ रही बात समझ में? तो G2 फेज मतलब कि कितना होता है, अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन बनना है तो चलो हम समझ गए मियोसिस कर रहा है, तो ये हमारी मियोसिस वाली टेबल और ये हमारी माइटोसिस वाली। तो अभी के लिए हम इस टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं। G2 में आप देख लेंगे कि डीएनए का अमाउंट कितना होता है भाई, G2 में 4C होता है, राइट? तो G2 हमें दिया है, मतलब कि हमें G2 दिया है, G2 जो कि G2 की वैल्यू कितनी 4C और कितना दे रखा 4C 32। क्या व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, तो पॉलन ग्रेन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C। अगर 4C दिया तो क्या आप C कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो, 32/4, तो 8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आसानी से लगा ये क्वेश्चन। अच्छा, सोच रहे होगे मैम ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, क्यों करा रहे? भाई एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इस मेथड से करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज मैं सारे क्वेश्चन सिर्फ आपको इसी कॉन्सेप्ट पे कराने वाली हूँ। What will be the content of a DNA in a somatic cell at G2? देखो सोमैटिक सेल मतलब डिप्लॉयड, और G2 तो डीएनए कंटेंट पूछ रहा है भाई, सीधे सीधे समझ जाओ। सोमैटिक सेल आपका कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, राइट? ठीक है, डिप्लॉयड होता है। अब ये डीएनए कंटेंट की बात करें, डीएनए कंटेंट एट G2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4C, राइट? And if it meiotic product has 20 picogram of DNA, meiotic product में अगर हमें C की वैल्यू दे रहा है 20 pg, राइट? तो क्या हम सोमैटिक सेल G2 फेज 4C को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर हमें C 20 pg दे रहा है तो क्या हम 4C को कैलकुलेट कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। 4 into 20, the right answer is 40 80 pg। ओके, एकदम आसान था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आज मैं बस इसी पे बेस्ड कराने वाली हूँ। एन एक्स सेल हैज 10 pg ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस। क्या आप समझ गए? सिंपल। एक्स सेल मतलब गैमेटिक सेल, मतलब एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। तो इसका मतलब ये सी दे रखा है, सी आपको 10 pg दे रखा है। हाउ मच डीएनए will be in the animal cell at the end of G2 phase, मतलब आप समझ गए आपको क्या निकालना, आपको निकालना है 4C। तो if C is given 10 pg तो क्या आप 4C निकाल लोगे? 4C is equal to 10 into 4, कितना हो जाएगा 40। तो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज डी। देख रहे हो कितना हलवा तरीके से ये क्वेश्चन आपका निकल रहा है,
ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के क्वेश्चन निकल रहा है, ध्यान देना, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको कराऊंगी, बट अभी के लिए आप ये क्वेश्चंस देखोगे। इन अ माइक्रोस्पोर, यहाँ माइक्रोस्कोप लिख दिया, बट बेसिकली ये माइक्रोस्पोर है, SPOR, इन अ माइक्रोस्पोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इज 2n। माइक्रोस्पोर सिंपल सा एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, तो ये क्या हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, मतलब आपको क्या दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, एंड द डीएनए कंटेंट इज 20 pg, मतलब ये क्या दे रखा है, ये आपको एन की वैल्यू दे रखी है और ये आपको सी की वैल्यू देख रखी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट अ डीएनए कंटेंट इन इट मियोसाइट एट G1, G1 दे रहा है, G2 नहीं दे रहा, ध्यान रखना। मियोसाइट इज योर डिप्लॉयड, राइट, तो डिप्लॉयड यहाँ पे हो जाएगा G1 में 2n एंड 2c। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की वैल्यू कितना दिया था, क्रोमोसोम में एन की वैल्यू कितना दिया था, 10 दिया था, तो क्या आप 2n को कैलकुलेट कर लोगे बहुत आसानी से, 2 इंटू 10, दिस इज 20, राइट। और अगर c की वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है, तो क्या आप 2c कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40, तो 20 एंड 40 इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ओके, बहुत आसानी से लग रहा है, देख रहे हो उसी कॉन्सेप्ट पे, तो बस टेबल को देख लो। अगर टेबल में कोई दिक्कत आती तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको पूरा डिटेल्ड थ्योरी भी पढ़ा दूंगी, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, बट मैं फिर भी पढ़ा दूंगी। What will be the content of DNA in the somatic cell at G2 if the meiotic ये क्वेश्चन तो शायद हो गया सेम। इस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। What will be the amount of DNA in meiosis 2 product if the myocyte contain 30 pg DNA in G phase? ठीक है, G फेज में मियोसाइट मतलब कि डिप्लॉयड सेल होगा मियोसाइट, ठीक है, और भाई डिप्लॉयड सेल होगा तो 2C होगा, तो 30 pg अगर है तो अमाउंट ऑफ डीएनए मियोसिस 2 मतलब C पूछ रहा है, तो अगर 2C दिया तो क्या C कैलकुलेट कर लोगे, 30/2 ये कितना हो जाएगा, 15 pg, तो C इज द राइट आंसर। ओके, तो होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, बट अगर आपको कोई इशू आता है तो मेरे को कमेंट करके बताना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। दिस आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड आई थिंक 5 और 6 क्वेश्चन। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।